नमस्कार। जीत क्लासेज भोपालगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। अपन पढ़ने जा रहे हैं नवंबर 2022 का राजस्थान का करंट अफेयर्स। तो जो आगामी आने वाली एक वर्ष के लिए सभी भर्तियों में महत्वपूर्ण होगा। तो पढ़ते हैं। हाँ, बिंदु नंबर 1 है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, दो योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री एक तो बाल गोपाल योजना, एक है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। जयपुर में इसका शुभारंभ हुआ है 29 नवंबर को। 29 नवंबर 2022 को जयपुर से इन दो योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री बाल गोपाल एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण की योजना की शुरुआत की गई है। तो बात करते हैं क्या योजना है ये मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इसमें मिड डे मील योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालयों मदरसों विद्यालय कौन से राजकीय मदरसों विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राएं सभी शामिल है को सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को पाउडर मिल्क है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। पाउडर मिल्क वाला दूध है वो मिलेगा। ठीक है, सप्ताह में 2 दिन मिलेगा, मंगलवार और शुक्रवार को। इस योजना में जो मिल्क उपलब्ध करवाया जाएगा, पाउडर मिल्क उपलब्ध करवाया जाएगा, इस योजना में 476.44 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 476 करोड़, ये याद रखना। ठीक है, इसमें कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 15 ग्राम पाउडर मिल्क, 10 से गुणा कर लें इसको तो 15 ग्राम पाउडर मिल्क से 150 ml है वो दूध बनेगा। 15 ग्राम पाउडर मिलेगा, उससे दूध बन जाएगा 150 ml। वो 1 से 5वीं तक के लिए है। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 20 ग्राम पाउडर मिल्क मिलेगा। 20 ग्राम पाउडर मिल्क, इनको 15 ग्राम, 5वीं तक 15 ग्राम और 6ठी 7वीं 8वीं इनके लिए है 20 ग्राम। 20 ग्राम 10 से गुणा कर लें तो ये 200 ml है वो दूध मिलेगा और दूध चीनी मिलाकर इनके पीने के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। ये योजना है। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। तो इसमें कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों को यानी वही राजकीय विद्यालय, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्र, इसमें 1 से 8 तक कक्षा के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म फैब्रिक के 2 सेट है वो निःशुल्क दिए जाएंगे। 2 सेट निःशुल्क दिए जाएंगे। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिलाई के लिए भी राशि वो उपलब्ध करवाई जाएगी। यूनिफॉर्म सिलाई के लिए भी पैसे दिए जाएंगे। तो यूनिफॉर्म योजना में कितना है 76 कितने विद्यार्थी लाभान्वित होंगे इसमें 76.58 लाख विद्यार्थी है इससे लाभान्वित होंगे। 76.58 लाख विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। इस योजना में 500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। यूनिफॉर्म 2 सेट दिए जाएंगे कक्षा 1 से 5 तक, उनके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। और दूध वितरण योजना है तो उसमें 476 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। 1 से 5वीं तक है 15 ग्राम पाउडर मिलेगा जिससे 150 ml दूध बन जाएगा। 6 से 8 तक के लिए 20 ग्राम है वो पाउडर मिलेगा, पाउडर मिल्क है, इससे 200 ml है वो दूध बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा बिंदु है अपन का राजस्थान के हस्तशिल्पी शिल्प गुरु पुरस्कार और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। राजस्थान के 5 हस्तशिल्पी है, कितने 5, जिनको 5 को मिला है शिल्प गुरु पुरस्कार। 5 हस्तशिल्पियों को मिला है शिल्प गुरु पुरस्कार और 14 श्रेष्ठ हस्तशिल्पियों को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार है वो दिया गया। ये पुरस्कार नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह है उसमें दिया गया।
शिल्प गुरु पुरस्कार सम्मान समारोह। ठीक है, कब दिया गया ये ध्यान नहीं रखना, अपन को दिया गया, ये ध्यान रखना, राजस्थान के 5 हस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु पुरस्कार और 14 को दिया गया राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार। तो 14 पूरे नाम याद नहीं रखना, ये 5 अपन देख लेते हैं क्या है। ठीक है कुछ खास है उनको ध्यान रखेंगे। शिल्प गुरु पुरस्कार है प्राप्त करने वाले 5 शिल्प गुरु पुरस्कार 2017, 18, 19 के लिए दिए गए हैं। वर्ष 17, 18, 19 के लिए एक ही साथ ही दिए गए हैं। 2019 के लिए दिया है मोहनलाल शर्मा को, मोहनलाल शर्मा को, जो ब्रॉस वायर से शीशम की लकड़ी का वो तारकशी के लिए ये फेमस है, इनके लिए दिया गया। और आसाराम मेघवाल को दिया गया मिनिएचर पेंटिंग के लिए, मिनिएचर पेंटिंग में प्रसिद्ध है आसाराम मेघवाल, इनको दिया गया। ये 2019 के लिए 2 जनों को दिया गया। 2018 के लिए दिया गया गोपाल प्रसाद शर्मा को, ये भी मिनिएचर पेंटिंग में श्रेष्ठ है। और 2017 के लिए दिया गया 2 जनों को, विनोद कुमार जांगीड़, वो चंदन की लकड़ी की बेहतरीन कारीगरी के लिए, और मोहनलाल सोनी को दिया गया मिनिएचर पेंटिंग के लिए। ये आप 5 है, थोड़ा इनका नाम ध्यान रख लेना। तो यहाँ मोहनलाल शर्मा है, तो ये शीशम की लकड़ी वगैरह इनकी ये तारकशी का कार्य करते हैं। और एक है दूसरा व्यक्ति आसाराम मेघवाल मिनिएचर के लिए, ये 2019 के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2018 के लिए एक व्यक्ति को गोपाल प्रसाद शर्मा को मिनिएचर पेंटिंग के लिए, और 2017 में विनोद कुमार जांगिल और मोहनलाल सोनी को दिए गए। ठीक है, तो ये 19 वाला थोड़ा याद रखना आपको। कितने जनों को? तो 5 जनों को शिल्प गुरु पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार है वो 14 जनों को दिया गया। सारे नाम आपको याद नहीं रखने हैं, कुछ नाम अपन देखते हैं कौन से याद रखना है। सुनील सोनी है, ये थेवा कला के लिए है, थेवा कला प्रतापगढ़ के है उनके लिए। और शौकत अली, इनको 2017 का मिला है, ये शौकत अली है उस्ता कला के लिए है। और कमलेश शर्मा है लकड़ी पर तारकशी। ओम प्रकाश जांगिड़ है, इनको 2018 के लिए चंदन की लकड़ी की कारीगरी। सुनीता शर्मा पेपर कटिंग, और प्रेम देवी सोनावा इन्हें हैंड ब्लॉक, और गुलाब सिंह इनको सिल्वर मीनाकारी। ये सभी नाम आपको याद नहीं रखना है। श्यामलता गहलोत 2019 कोपतगिरी के लिए। द्वारका प्रसाद सुतार लकड़ी की कारीगरी और वगैरह, इतना थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेना, बाकी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। धर्मेंद्र सिंह बल्ला है, इनको कुंदन की जड़ाई के लिए दिया गया मीनाकारी का कार्य है। ठीक है, ये सारे नाम याद नहीं रखने, आपको याद रखने 14 जनों को ये दिया गया। राष्ट्रीय शिल्प हस्तशिल्प पुरस्कार 14 जनों को, शिल्प गुरु का है वो 5 जनों को दिया गया राजस्थान के लिए। इतना ध्यान रखना, बाकी इतने नाम याद नहीं करने। पुरस्कार राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इनको, और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शिल्प गुरु पुरस्कार वगैरह, इनको शिल्प गुरुओं को 2 लाख रुपए दिए गए। और जो ये राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार है इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये कोई नहीं पूछेगा, ये कोई नहीं पूछेगा, ध्यान रखना। ठीक है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना है वो 2022 की है। मंत्रिमंडल का अनुमोदन हुआ है, मंत्रिमंडल ने अनुमोदित कर दिया है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना को। कब हुआ है? 24 अक्टूबर 2022 को। 24 अक्टूबर 2022 को संपन्न हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देने, राज्य कार्मिकों को पदोन्नति में अधिक अवसर देने सहित है वो अहम निर्णय लिए गए हैं। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना का अनुमोदन कब हुआ? 24 अक्टूबर 2022 को। 24 अक्टूबर 2022 को राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022, 24 अक्टूबर 2022 को अनुमोदन हो गया है। ये बात याद रखनी, 24 अक्टूबर की तारीख। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं कि इसमें राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना के प्रारूप के संबंध में बैठक है। प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन की अपार संभावना है, पर्यटन से बढ़ेंगे ग्रामीण रोजगार के अवसर, ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, हस्तशिल्प एवं स्थानीय उत्पादों को संरक्षण मिलेगा। इसके लिए ये योजना शुरू की गई है, पर्यटन नीति लाई गई है। तो क्या है इसमें? और पर्यटन नीति में राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 जो 24 अक्टूबर को जारी हुई है। ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 का अनुमोदन,
योजना के प्रावधान, ग्रामीण पर्यटन इकाइयों की स्थापना, ग्रामीण पर्यटन इकाइयों की स्थापना एवं संचालन के प्रावधानों में इकाइयां 15 फीट चौड़ी सड़क पर न्यूनतम 15 फीट चौड़ी सड़क पर न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर एवं अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि भूमि पर अनुमोदित होगी, है ना। इतने पर छूट दे रखी है। इन इकाइयों को भू संपरिवर्तन और बिल्डिंग प्लान अनुमोदन की आवश्यकता नहीं रहेगी। इनको भूमि परिवर्तन का वो अनुमोदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट है का इसमें प्रावधान किया गया है। ग्रामीण गेस्ट हाउस, इसमें लाभ किसको मिलेगा? ग्रामीण गेस्ट हाउस है और कृषि पर्यटन इकाई है और कैंपिंग साइट है और कैरावेल पार्क है की स्थापना के लिए गांव में रोजगार सर्जित होंगे इस योजना से और ग्रामीण हस्तशिल्प को संरक्षण मिलेगा। इसके लिए ये योजना है वो प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है राजस्थान बेघर उत्थान, राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022। बेघरों को शिक्षा, कौशल, रोजगार उपलब्ध करवाया जाकर सशक्त बनाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल बैठक में राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 का अनुमोदन किया गया। नीति के अंतर्गत 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह के साथ वो छत उपलब्ध करवाई जाएगी। बेघर है उनके लिए छत उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य है। राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 है। इसमें क्या है? बेघरों को शिक्षा, कौशल, रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। मंत्रिमंडल बैठक में ये इसका अनुमोदन हुआ है। इसमें कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को 50 वर्ग फीट, प्रति व्यक्ति को 50 वर्ग फीट की जगह दी जाएगी और उसको छत उपलब्ध करवाई जाएगी। महिलाओं और मानसिक रूप से विकसितों और बीमारों को समुचित निजता और सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसका ये प्रावधान है। मंत्रिमंडल की अन्य प्रमुख स्वीकृतियां क्या है? बीकानेर जिला मुख्यालय पर मिनी फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। बीकानेर जिला मुख्यालय पर मिनी फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 57 बीघा भूमि का आवंटन किया जा चुका है और राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना के सुचारू संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट आगे, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में वर्ष 2022-23 के पुरस्कारों की घोषणा। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर ने 2022-23 के लिए पुरस्कार देने की घोषणा है वो की है। इसमें बीना का जेस मालू अध्यक्ष कौन है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के अध्यक्ष कौन है? बीना का जेस मालू, बीना का जेस मालू, इसकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। और पुरस्कारों का विवरण अपन देखते हैं। इसमें सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान मिला है। सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान किसे दिया गया? तो सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान प्राप्त करने वाली है ये इला अरुण, सर्वोच्च फेलोशिप अवार्ड है। बॉलीवुड में सक्रिय प्रसिद्ध एक्ट्रेस इला अरुण को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का 2022-23 का ये पुरस्कार दिया गया है इला अरुण को। ये बॉलीवुड की सक्रिय एक्ट्रेस है इला अरुण, इसे ये पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप अवार्ड देने की घोषणा की गई है। विभिन्न विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 12 अवार्ड है वो और दिए गए हैं संगीत नाटक अकादमी द्वारा। तो कथक नृत्य गुरु रेखा ठाकुर, किन किन को पुरस्कार मिला है? कथक नृत्य गुरु रेखा ठाकुर, ये जयपुर की है। रंगकर्मी शहजोर अली, जयपुर के। प्रसिद्ध कार्डियोग्राफर, ये सारे याद नहीं करने अपन को। और मुकुंद क्षीरसागर ये जोधपुर के हैं, शास्त्रीय गायन संबंधी है। और नियाज अहमद जोधपुर के हैं, सितार वादक। नाथूलाल सोलंकी ये पुष्कर के हैं, नगाड़ा वादक। ये ध्यान रखना, नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी पुष्कर के। और लोकगीत गायन में मामे खान, लोकगीत मामे खान अभी जैसलमेर के है ना, ये बहुत प्रसिद्ध है मामे खान। लोक गायन शैली में मामे खान जैसलमेर के। और तोलाराम मेघवाल उदयपुर के कठपुतली कला में, ये भी याद रखना,
तोलाराम मेघवाल कठपुतली कला उदयपुर, मामे खान लोक गायन जैसलमेर। इनका याद रखना, इनको भी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए गए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बाल प्रतिभा पुरस्कार। बाल प्रतिभा पुरस्कार की मोहम्मद जमाल, मोहम्मद जमाल ये तबला वादक है जयपुर का। बाल प्रतिभा पुरस्कार दिए गए, बाल प्रतिभा पुरस्कार किन्हें दिए गए? मोहम्मद जमाल को दिया गया जो तबला वादक है जयपुर का। और दूसरा है मोहम्मद फैज, मोहम्मद फैज सुगम संगीत का कलाकार है जोधपुर का। इन्हें दोनों को बाल प्रतिभा पुरस्कार दिया गया। मोहम्मद जमाल जयपुर का तबला वादक, जोधपुर का है मोहम्मद फैज, इन्हें सुगम संगीत का पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट है G20 G20 समिट की शेरपा मीटिंग उदयपुर में हुई है। शेरपा मीटिंग कहाँ हुई है? उदयपुर में हुई है। भारत की अध्यक्षता में पहली बार 2023 में G20 की ये सम्मेलन होने जा रहा है दिल्ली में। ठीक है, भारत की अध्यक्षता में पहली बार 2023 में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की जो एजेंडा बैठक है, शेरपा मीटिंग है, वो 4 से 7 दिसंबर 2022 को लेक सिटी उदयपुर में आयोजित की जाएगी। लेक सिटी उदयपुर में आयोजित की गई है। राज्य सरकार ने सिटी पैलेस के दरबार हॉल में ये मीटिंग रखने का निर्णय लिया है। सिटी पैलेस के दरबार हॉल में ये मीटिंग हुई है। सिटी पैलेस के दरबार हॉल में ये मीटिंग हुई है। शेरपा मीटिंग उदयपुर में आयोजित हुई है। न्यूज फैक्ट के बारे में बात करते हैं। न्यूज क्या है इसके बारे में? भारत 1 दिसंबर 2022 को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। भारत एक मेजबान राष्ट्र है। इसमें भारत एक मेजबान राष्ट्र के रूप में नई दिल्ली में G20 की मीटिंग होने जा रही है, सम्मेलन होने जा रहा है। G20 कहाँ होने जा रहा है? नई दिल्ली में। सितंबर 2023 में होगा ये, सितंबर 2023 में। तो इसमें विभिन्न शिष्टमंडल आते हैं, वो जो शेरपा जिसको बोलते हैं, इनकी मीटिंगें होगी भारत के अलग अलग शहरों में। वो उदयपुर में ये आयोजित हुई है दिसंबर में। ठीक है, तो मुख्य सम्मेलन है ये नई दिल्ली में सितंबर 2023 में आयोजित होना है और भारत इसका अध्यक्ष बना है G20 का 1 दिसंबर 2022 से। और दिल्ली में होने वाले G शिखर सम्मेलन का एजेंडा है वो तय करेगा ये मीटिंग। और G20 शेरपा के अध्यक्ष कौन होंगे? भारत की ओर से शेरपा कौन बने हैं? भारतीय शेरपा है इसमें अमिताभ कांत। भारतीय शेरपा कौन हुए? अमिताभ कांत इसकी अध्यक्षता की। नेक्स्ट है आईईडी से निपटने में राजस्थान तीसरे स्थान पर। क्या है ये? राजस्थान पुलिस की टीम ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG मानेसर में आयोजित राष्ट्रीय काउंटर आईईडी प्रतियोगिता में राजस्थान ने वो तीसरा स्थान है वो प्राप्त किया है, राजस्थान पुलिस ने। नेक्स्ट आगे हरि सिंह गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित कौन है? ये हरि सिंह नाम के व्यक्ति है। कौन सा पुरस्कार मिला है? गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। पशुपालन कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता एवं दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को गोपाल रत्न पुरस्कार से राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को इन्हें सम्मानित किया गया है। ये राजस्थान के गंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील के संगर गांव के हैं। संगर गांव के हरि सिंह है, जिनको कौन सा पुरस्कार दिया है? गोपाल रत्न पुरस्कार दिया है। हरि सिंह गोदारा को कृत्रिम गर्भाधान कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए द्वितीय पुरस्कार इन्हें मिला है। उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? द्वितीय लेवल का पुरस्कार इन्हें मिला है। भारत ऑस्ट्रेलिया का युद्ध अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में यह आयोजित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ये पहला युद्ध अभ्यास है। दोनों सेनाओं के बीच में पहला संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, जिसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद 2022। ये 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 के मध्य ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है वो लूणकरणसर बीकानेर में यह आयोजित किया गया। संस्करण ये पहला है इसका, ऑस्ट्रा हिंद श्रृंखला का ये पहला अभ्यास था। नेक्स्ट आगे
राजस्थान के 5 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी का अमृत पुरस्कार दिया गया। संगीत नाटक अकादमी का अमृत पुरस्कार है वो 5 कलाकारों को दिया गया। ऐसे कलाकार जो 75 वर्ष से अधिक आयु के हो चुके हैं और उनको आज तक कोई प्रकार का सम्मान नहीं मिला है, किसी प्रकार का कोई पुरस्कार नहीं मिला है, उनको अब अमृत पुरस्कार दिया जाएगा। तो राजस्थान के 5 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार। 86 कलाकार है इस प्रकार के। 86 कलाकारों को एक बार के संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कारों की घोषणा है वो की गई है। इसमें राजस्थान के 5 कलाकार शामिल है, जिसमें सरताज नारायण माथुर है लोक संगीत में, भारत रत्न भार्गव रंगमंच में, जोधा खान या दोद्दे खान है लंगा गायक में, और अकीम खान मंगनियार लोक संगीत, और गिरधारी लाल पंवार गिरधारी महाराज ये कथक से संबंधित है। इनको अमृत पुरस्कार है वो देने की घोषणा की गई है। सेना के दक्षिण पश्चिम कमान, ये नाम आपको याद सारे रखने की जरूरत नहीं है, बाकी ये याद रखना कि 5 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी का अमृत पुरस्कार है वो मिला है। सेना के दक्षिण पश्चिम कमान सेना की जिसने युद्ध अभ्यास किया है शत्रुनाश, अग्नि शक्ति अभ्यास, शक्ति अभ्यास है उस जिसका नाम है शत्रुनाथ नहीं है, शत्रुनाश है, शत्रुनाश, ठीक है ना, शत्रुनाश का आयोजन देश की पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक है वो किया गया है। आयोजन किया गया है बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। शत्रुनाश नाम है इसका, ठीक है। नाम क्या है इसका? नाम है, अभ्यास का नाम है शत्रुनाश है इस अभ्यास का नाम है। वायुसेना का ये अभ्यास था, बीकानेर में आयोजित हुआ है शत्रुनाश नाम का, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है राजस्थान के 2 पुलिस अधिकारियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजस्थान के 2 पुलिस अधिकारी है उनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित, घोषणा हुई है इसकी 14 नवंबर 2022 को। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पुलिस अधिकारी है पुलिस उपाधीक्षक ओम प्रकाश मिठरवाल शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग बॉल से संबंधित है ओम प्रकाश मिठरवाल, वो पुलिस अधीक्षक है, पुलिस उपाधीक्षक है ओम प्रकाश मिठरवाल, शूटिंग बॉल से संबंधित है, इनका खेल शूटिंग है। और उप निरीक्षक साक्षी कुमारी ये कबड्डी से संबंधित है। इन दोनों को अर्जुन पुरस्कार इस बार दिया गया है। साक्षी कुमारी कबड्डी से संबंधित है, ये उप निरीक्षक पोस्ट पर है राजस्थान पुलिस में, और इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार है वो दिया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम में नवीन सेवाएं हैं वो सम्मिलित की गई है। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत लाने के प्रस्ताव का अनुमोदन है वो नवंबर 2022 में क्या है, कुछ सेवाएं और जुड़ी है इसमें। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2000 लाकर विभिन्न विभागों की सेवाओं को इसके अंतर्गत लाया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान उच्च शिक्षा काउंसिल का गठन। राजस्थान उच्च शिक्षा काउंसिल का गठन किया गया, किसकी अध्यक्षता में? उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी की अध्यक्षता में ये उच्च शिक्षा काउंसिल का गठन किया गया। उपाध्यक्ष इसमें दरियाव सिंह चुड़ावत है। 3 विवि के कुलपति इसमें शामिल है, 3 विश्वविद्यालयों के कुलपति इसमें शामिल है। कौन सी समिति है? राजस्थान उच्च शिक्षा काउंसिल समिति गठित की है, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी की अध्यक्षता में ये गठित है। और इनमें 3 कुलपति है, विश्वविद्यालयों के कुलपति इसमें शामिल है। जैनन व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर है, इसके कुलपति है KL श्रीवास्तव। जैनन व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति KL श्रीवास्तव इसमें शामिल है। और भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर देवस्वरूप और हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर, इसके कुलपति सुधीर राजीव ये इस समिति में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट बिंदु है हिंदुस्तान जिंक को मिला बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड। हिंदुस्तान जिंक को मिला बिजनेस एक्सीलेंट अवार्ड है वो किस श्रेणी का? प्लेटिनम श्रेणी का। आगे राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया गया है जोधपुर में। राजकीय पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय है जोधपुर में। यहाँ पर 3 दिवसीय कार्यक्रम था, राजस्थान डिजी फेस्ट एंड जॉब फेयर कार्यक्रम।
इस समारोह के समापन के समय राजीव गांधी डिजिटल फिनटेक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया गया है। नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं, राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022। राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 और इक्यूबेटर सेंटर क्या है? राजस्थान डिजी फेस्ट एंड जॉब फेयर। ये कहाँ हुआ है? जोधपुर में हुआ है। यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत आए थे, उसी समय ये जो क्या हो रहा था, राजस्थान डिजिटल एंड जॉब फेयर कार्यक्रम था, इसमें यहाँ आए, उस समय शिलान्यास किया था किसका? राजस्थान ये राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की। और उसी कार्यक्रम में और क्या होता है, मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 का विमोचन भी किया गया। एक तो क्या किया गया, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया गया, और दूसरा इस समय कार्यक्रम क्या हुआ, दूसरा कार्यक्रम हुआ राजस्थान स्टार्टअप नीति लाई गई 2022 की, इसका विमोचन किया गया। क्या है इसमें? विद्यार्थियों में उद्यमिता कौशल विकास के लिए जोधपुर और पाली में जोधपुर और पाली में आई स्टार्ट नेक्स्ट इंक्यूबेटर सेंटर है, उसका लोकार्पण किया है गहलोत साहब ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए अलवर जिले को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार। दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए अलवर जिले को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला है। अलवर जिला प्रशासन ने 3 दिसंबर 2022 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने का सर्वश्रेष्ठ है वो जिला पुरस्कार मिला है अलवर को। जिला कलेक्टर है यहाँ जितेंद्र कुमार सोनी, वो दिव्यांगजन ये पुरस्कार प्राप्त करेंगे। ये दिव्यांगजन का पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है? जितेंद्र कुमार सोनी यहाँ के कलेक्टर है। ये पुरस्कार देश भर में केवल एक जिले को दिया जाता है। पूरे देश में दिव्यांगों के लिए श्रेष्ठ कार्य करने वाले एक जिले को दिया जाता है। वो पूरे देश में एक जिला चुना गया है अपन का, अलवर जिला, और अलवर जिले के कलेक्टर है जितेंद्र कुमार सोनी। इन्होंने दिव्यांगों के लिए सशक्तिकरण का एक कार्यक्रम चलाया था, उसी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। पूरे देश में एक ही जिले को चुना जाता है, वो अलवर जिला है। सक्षम अलवर अभियान चलाया था इन्होंने, सक्षम अलवर अभियान, ठीक है। अलवर जिला प्रशासन ने दिव्यांगजनों के लिए सक्षम अलवर अभियान है वो चलाया था, नवाचार का कार्य किया था इसमें, इसी के तहत इनको ये पुरस्कार मिला है पूरे देश भर में। नेक्स्ट आगे, नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022। नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 राजस्थान को 2 स्वर्ण पुरस्कार मिले हैं इसमें। तो टैक्स इंडिया ऑनलाइन द्वारा नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 की घोषणा करते हुए राज्य सरकार को कर प्रबंधन में सबसे अधिक सुधारवादी राज्य, इन टैक्स में ज्यादा सुधारवादी राज्य का पुरस्कार है, यानी SGST यानी वेट कैटेगरी का गोल्ड अवार्ड राजस्थान को मिला है। गोल्ड अवार्ड है वो प्रदान किया गया है। स्टेट वेट श्रेणी में ये प्रथम पुरस्कार का गोल्ड अवार्ड राजस्थान को प्राप्त हुआ है, ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को देश का पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड है वो दिया गया है। देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड है, ये दिया गया है किसको? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए देश का पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को मिला है। जयपुर के प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को यह पुरस्कार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रदान किया है। अवार्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली की ओर से दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, मानक अलंकरण समारोह। इस समारोह का आयोजन है वो जोधपुर के होटल चंद्रा इंपीरियल में किया गया। चंद्रा इंपीरियल में यह कार्यक्रम हुआ है, मानक अलंकरण दिया गया है। दैनिक जलते दीप और मासिक मानक पत्रिका, मासिक है ये मानक पत्रिका, और जलते दीप पत्रिका है, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मानक अलंकरण का कार्यक्रम, मानक अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
3 पत्रकारों को मानक अलंकरण से सम्मानित किया है और 15 पत्रकारों, छायाकारों और जनसंपर्क कर्मियों और साहित्यकारों को विशिष्ट पुरस्कार है वो दिया है। तो मुख्य रूप से ये 2 पुरस्कार याद रखना है। कौन से? 2019 के लिए राजस्थान पत्रिका के कौन सा पुरस्कार है? मानक अलंकरण समारोह, मानक अलंकरण दिया है किसको? 2019 का तो किसको दिया है? 2019 का दिया है राजस्थान पत्रिका के कान्हाराम मुंडियार को, कान्हाराम मुंडियार को 2019 का दिया गया। 2020 का पुरस्कार दिया गया राजस्थान पत्रिका के ही नंद किशोर सारस्वत को, राजस्थान पत्रिका के नंद किशोर सारस्वत को 2020 का, और ये पुरस्कार दिया गया है। और 2021 का, यानी 19 का, 20 का और 21 का ये पुरस्कार दिया है। पुरस्कार का नाम है मानक अलंकरण। 2019 का तो दिया है राजस्थान पत्रिका के कान्हाराम मुंडियार को, 2020 का दिया है राजस्थान पत्रिका के पत्रकार नंद किशोर सारस्वत को, और 2021 का दिया है संगीता शर्मा को। संगीता शर्मा को मानक अलंकरण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी 38वां स्थापना दिवस समारोह जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किया गया। ब्रज भाषा अकादमी का 38वां वो स्थापना दिवस समारोह है वो जयपुर में आयोजित किया गया है, जवाहर कला केंद्र में। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना वो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के कार्यकाल में 85 में हुई थी। ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना 1985 में हुई थी। शिवचरण माथुर उसमें मुख्यमंत्री थे। विष्णुचंद पाठक इसके संस्थापक अध्यक्ष थे उस समय। और राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है रामकृष्ण शर्मा। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रामकृष्ण शर्मा है। सेव क्या है ये? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व यूनिसेफ राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में, यूनिसेफ और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में अलवर जिले में, अलवर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नवाचार सेव है ना, सेव का फुल फॉर्म क्या है? सेफ्टी अगेंस्ट वायलेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ चिल्ड्रन का शुभारंभ किया गया है। शॉर्ट नाम है जिसका सेव। क्या है? सेव बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक सेव नाम का कार्यक्रम है, जिसका पूरा नाम क्या है? सेफ्टी अगेंस्ट वायलेशन एंड एक्सप्लोइटेशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, शॉर्ट नाम है इसका सेव। किसने चलाया है? यूनिसेफ और राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम चलाया है। किस जिले में चलाया है? तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, अलवर जिले में ये कार्यक्रम चला है। सेव नाम का कार्यक्रम अलवर जिले में चला है। युद्ध अभ्यास गरुड़ 7, युद्ध अभ्यास गरुड़ 7 भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना और अंतरिक्ष बल के मध्य एक संयुक्त युद्ध अभ्यास है, भारत और फ्रांस के बीच में है। गरुड़ 7 का आयोजन वायुसेना स्टेशन जोधपुर में किया गया। गरुड़ 7 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर। गरुड़ 7 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर हुआ है गरुड़ 7 का आयोजन। तो ये ध्यान रखना, भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच में यह युद्ध अभ्यास था। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल, इन तीनों के मध्य है भारतीय वायुसेना, फ्रांसीसी वायुसेना और अंतरिक्ष बल के मध्य जोधपुर में ही एक अन्य द्विपक्षीय वायु अभ्यास है, वो डेजर्ट नाइट 2021 का आयोजन। ये 2021 में, जनवरी 2021 में हुआ था। एक भारत और फ्रांस की सेना के मध्य एक और, भारत और फ्रांस के बीच में एक और हुआ था, जोधपुर में हुआ था, वो भी जनवरी 2021 में हुआ था जोधपुर में। वो था डेजर्ट नाइट 2021, डेजर्ट नाइट 2021। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है वो 2020 वाली, उसमें है। ये 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा था डेजर्ट नाइट का आयोजन राजस्थान में कहां पर किया गया?
वायुसेना का डेजर्ट नाइट है वो जोधपुर में किया गया था, 2021 में हुआ था वो। अब है भारत और फ्रांस के बीच में क्या हुआ है, गरुड़ 7 का आयोजन हुआ है जोधपुर रेलवे, ये जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर ये आयोजन हुआ है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे, नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास। पाली में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया गया है। राजकीय महाविद्यालय, अभी बजट में घोषणा हुई थी अब की बार कि 19 राजकीय महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाएंगे, तो इसमें पाली से शुरुआत कर दी है। जयपुर मेट्रो फेज 1C की वो स्वीकृति मिली थी, इसमें 993.51 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। ये बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर, बड़ी चौपड़ को ट्रांसपोर्ट नगर से जयपुर मेट्रो को जोड़ा गया है। बड़ी चौपड़ को कहां से जोड़ा गया है, ट्रांसपोर्ट नगर को जोड़ा गया है। ये फेज 1C है। हाँ, इसमें है 2.85 किलोमीटर लंबे इस फेज के तहत बनने वाले मेट्रो का 2.26 किलोमीटर भूमिगत होगी और ये 0.59 किलोमीटर है वो हिस्सा एलिवेटेड होगा, ये भी थोड़ा ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट आगे बात करें केसरी सिंह बारठ की। शहीद केसरी सिंह बारठ की 150वीं जयंती इस बार मनाई गई है। केसरी सिंह बारठ की जयंती मनाई गई इस बार 150वीं। 21 नवंबर 2022 को केसरी सिंह बारठ की 150वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर भीलवाड़ा के शाहपुरा में स्थित उनके स्मारक पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। केसरी सिंह बारठ के पैनोरमा का निर्माण शाहपुरा भीलवाड़ा के देवखेड़ा गांव में हुआ है। शाहपुरा भीलवाड़ा के देवखेड़ा गांव में, जिनका ये इनका गांव था, यहाँ में इस गांव में हुआ है। इसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर के लिए चयन हुआ है। शाहपुरा भीलवाड़ा का देवखेड़ा गांव है, इसका मेरा गांव मेरी धरोहर के रूप में चयन भी किया गया है। लेखा परीक्षा सप्ताह। राजस्थान में लेखा परीक्षा सप्ताह का आयोजन है वो 21 से 25 नवंबर को किया गया। प्रधान महालेखाकार के सुब्रमण्यम ने बताया कि प्रधान महालेखाकार राजस्थान के कार्यालय को देश में तीसरा स्थान मिला है। राजस्थान का जो लेखाकार कार्यालय है वो देश भर में तीसरे नंबर पर रहा है। प्रधान लेखा परीक्षा जो नवंबर में आयोजित हुई है, प्रधान लेखाकार कौन है, प्रधान महालेखाकार के सुब्रमण्यम ने बताया कि प्रधान लेखाकार कार्यालय है राजस्थान का, वो देश भर में तीसरे स्थान पर रहा है। ये बात है वो इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22। अजमेर संभाग के दो राजकीय विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित हुए हैं। एक तो इसमें है स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ देवली टोंक का। अजमेर संभाग के दो विद्यालय स्वच्छ विद्यालय के पुरस्कार मिला है राष्ट्रीय स्तर का, ठीक है। इसमें एक तो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ देवली टोंक का है, दूसरा विद्यालय है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा का। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा, और दूसरा एक है स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ देवली टोंक का। भीलवाड़ा और टोंक के ये दो विद्यालय हैं जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है इनको स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गंग कैनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन। हनुमानगढ़ जिले के कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया। हनुमानगढ़ जिले की जिला कलेक्टर है रुक्मणी रियार सिहाग, इन्हें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार है वो स्वर्ण पुरस्कार गंगानगर जिले के कलेक्टर कार्यालय के गंग कैनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को दिया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट आगे, पूर्ण और निर्मला 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के जोधपुर की त्यूरी तहसील के बिंजवाड़िया गांव की
दो सगी बहनें हैं, पूर्ण और निर्मला। पूर्ण और निर्मला दोनों सगी बहनें हैं। इन्होंने स्वर्ण पदक जीते, 7 पदक जीते हैं कुल इन्होंने। जो 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप थी, इसमें ये दोनों बहनें हैं जोधपुर की, तिमरी की, पूर्ण और निर्मला। इन्होंने दो सगी बहनें हैं, इन्होंने 7 पदक जीते हैं। 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल हुआ है जिसका नाम है 56 भोग 2022। क्या है 56 भोग 2022? तो ये फूड फेस्टिवल है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो राजस्थान हाट के नाम से जल महल जयपुर में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेफ ओलंपिक पदक विजेताओं को पुरस्कार राशि। डेफ ओलंपिक पदक विजेताओं को पुरस्कार राशि दी गई है राजस्थान सरकार द्वारा। 2022 पदक विजेता वाले 3 खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए की राशि है वो राज्य सरकार ने देने का अनुमोदन किया है। डेफ बैडमिंटन में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव शर्मा। डेफ बैडमिंटन में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव शर्मा। स्वर्ण पदक विजेता डेफ बैडमिंटन में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव शर्मा और गोरांशी वर्मा। अभिनव शर्मा और गोरांशी वर्मा को 3-3 करोड़ रुपए दिए हैं। 3-3 करोड़। ठीक है। एक और है इनके साथ, उनको भी 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। तो स्वर्ण पदक विजेताओं को आपको पता है कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 3-3 करोड़ रुपए की राजस्थान सरकार ये रुपए देती है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकृति दी है। डेफ ओलंपिक 2022 के 3 पदक विजेताओं को 7 करोड़ रुपए कुल मिले हैं। डेफ बैडमिंटन में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव शर्मा और गोरांशी शर्मा को 3-3 करोड़ रुपए और डेफ राइफल शूटिंग में कांस्य पदक विजेता था। कांस्य पदक विजेता तीसरा व्यक्ति है, कांस्य पदक विजेता वेदिका शर्मा को 1 करोड़ रुपए राशि दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं। जन कल्याण पोर्टल को 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। जन कल्याण पोर्टल, राजस्थान का जो जन कल्याण पोर्टल है उसको 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। जन कल्याण इन पब्लिक अफेयर्स पोर्टल का चयन वर्ष 2022 में ई गवर्नेंस श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित हुआ है ये जन कल्याण पोर्टल। नेक्स्ट आगे है राजस्थान आवासन मंडल नवाचारों और कायाकल्प के लिए हाउसिंग श्रेणी में 2022 के स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए ये चयन हुआ है हाउसिंग बोर्ड का। मंडल को लगातार दूसरे वर्ष ये सम्मान अर्जित करने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसे हाउसिंग कैटेगरी में 2021 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिल चुका था। 2022 का भी स्कॉच गोल्ड अवार्ड ये आवासन मंडल को दिया गया है। 21 और 22 दोनों वर्षों के लिए ये गोल्ड अवार्ड, स्कॉच गोल्ड अवार्ड हाउसिंग बोर्ड को मिला है, आवासन मंडल को मिला है। नेक्स्ट आगे महावीर जी का महामस्तकाभिषेक महावीर जी का हुआ है। जो करौली जिले में महावीर जी करौली जिले में है। पंच कल्याण महोत्सव और मस्तकाभिषेक समारोह वो शुरुआत हुई नवंबर 2022 में। शुभारंभ पंच कल्याणक महोत्सव का झंडारोहण है वो करने के साथ इसका शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट आगे अमराजी भगत चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर तहसील के गांव दौलतपुर में लोक देवता अमराजी भगत का पैनोरमा बनाया जाएगा, जिनको अनगढ़ बाबजी के नाम से जाना जाते हैं। लोक देवता है अमराजी भगत को अनगढ़ बाबजी के नाम से जाना जाता है। इनका पैनोरमा बनेगा कहाँ? चित्तौड़गढ़ के भादेसर तहसील में दौलतपुर गांव में इनका अनगढ़ बाबजी का पैनोरमा बनेगा। गाड़िया लोहार लोहारों का एक कल्याण बोर्ड बनाया गया है। राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड के गठन का प्रस्ताव है वो मंजूरी दे दी गई है, जिसका एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 5 सदस्य सहित कुल इसमें 7 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्यों के साथ गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड बनाया जा रहा है, जिसमें 7 सदस्य टोटल होंगे। नेक्स्ट चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा
चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन है, उसका शुभारंभ राजस्थान में नवंबर में कर दिया गया है। 12 नवंबर 2022 में इसका शुभारंभ हुआ। इसका शुभारंभ राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के मुख्य न्यायाधिपति वीरेंद्र सिंह द्वारा किया गया। तो राजस्थान की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन है, वो 12 नवंबर 2022 को जयपुर पीठ के मुख्य न्यायाधिपति है वीरेंद्र सिंह द्वारा जयपुर न्यायालय परिसर में इसका शुभारंभ किया है। पर्सन विद डिसएबिलिटी क्या है ये? दिव्यांगजनों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए, दिव्यांगजनों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक कार्यक्रम चलाया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक ऐप चलाया है, वो जिसका नाम है पर्सन विद डिसएबिलिटी। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा ये शुरू किया गया है पर्सन विद डिसएबिलिटी, यानी PWD ऐप 2.0 ये कह सकते हैं इसको। भारतीय निर्वाचन आयोग ने शुरू किया गया है, दिव्यांगजनों के लिए एक ऐप शुरू किया है पर्सन विद डिसएबिलिटी ऐप 2.4। ये ऐप है वो 4 नवंबर 2022 को शुरू किया गया है। इंडिया स्टोन मार्ट 2022 अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी लगी है जयपुर में पत्थरों की। इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन सीतापुरा जयपुर में किया गया। तो सीतापुरा जयपुर स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन हुआ है। किसके द्वारा? रिक्को एंड फिक्की के संयुक्त तत्वाधान में ये तो इंडिया स्टोन मार्ट 2022 है वो आयोजित हुआ है। इंडिया स्टोन मार्ट, ये इंडिया स्टोन मार्ट यानी स्टोन पत्थर के विभिन्न डिजाइनों की आकृतियां बनाई गई यहाँ पर प्रदर्शित हुई है। रिक्को और फिक्की के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम हुआ है जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट 2022। जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन CDOS, रिक्को और फिक्की के संयुक्त तत्वाधान में हुआ है। नेक्स्ट आगे सौम्या गुर्जर। कौन है सौम्या गुर्जर? ग्रेटर जयपुर नगर निगम की महापौर है। सौम्या गुर्जर कौन है? ग्रेटर जयपुर, यह है सौम्या गुर्जर, ग्रेटर जयपुर नगर निगम की महापौर के रूप में सौम्या गुर्जर ने तीसरी बार मेयर का वो कामकाज है वो संभाला है। तीसरी बार जयपुर, ये ग्रेटर जयपुर नगर निगम की महापौर बनी है तीसरी बार। ग्रेटर जयपुर की महापौर बनी है तीसरी बार, नाम है सौम्या गुर्जर। सौम्या गुर्जर ग्रेटर जयपुर की तीसरी बार महापौर बनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मानगढ़ धाम की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2022 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम की यात्रा की है, जहां उन्होंने मानगढ़ धाम गौरव गाथा में हिस्सा लिया। मानगढ़ धाम की गौरव गाथा में हिस्सा लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम जनजातीय नायकों और शहीदों को उनके बलिदान के लिए नमन किया मोदी जी ने। ये मानगढ़ धाम है वो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को एक साथ विकास की कार्य योजना बनाने को कहा है। राजस्थान और क्या कहा? राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को एक साथ विकास की योजना बनाने को कहा गया है मानगढ़ के लिए। ठीक है, तो मानगढ़ धाम है, यहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आए और मानगढ़ धाम की गौरव गाथा में इन्होंने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं भील समुदाय और राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की अन्य जनजातियों के लिए विशेष महत्व रखता है ये मानगढ़ धाम। नेक्स्ट आगे 17 नवंबर 1913 ये गोविंद गुरु के नेतृत्व में यह सम्मेलन हुआ था भीलों का। कब की घटना है? ये तारीख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 नवंबर 1913 को ये मानगढ़ धाम की घटना हुई थी। किसके नेतृत्व में सम्मेलन हो रहा था? गोविंद गुरु के नेतृत्व में, गोविंद गिरी के नेतृत्व में सम्मेलन हो रहा था। तो 1.5 लाख लोग हैं वो एकत्रित, भील लोग हैं वो एकत्रित हुए थे यहाँ पर मानगढ़ धाम में। गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1.5 लाख से अधिक भील है वो मानगढ़ हिल पर, मानगढ़ पहाड़ी पर वो सम्मेलन में एकत्रित हुए थे।
किसके नेतृत्व में? गोविंद गिरी के नेतृत्व में। कब की घटना है? यह है 17 नवंबर 1913 की घटना। इस सभा पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई और 1500 आदिवासी भील है वो शहीद हो जाते हैं। 1500 भील यहाँ शहीद हुए हैं। ये मानगढ़ धाम राजस्थान में कहाँ पर है? ये बांसवाड़ा जिले में पड़ता है मानगढ़ धाम। और बांसवाड़ा ऐसा स्थान, यहाँ पर ये मानगढ़ धाम है जहां राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमाएं मिलती है, वो स्थान है ये मानगढ़ धाम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं शॉर्ट न्यूज की ओर। राज्य सरकार ने पर्यावरण हित में जोधपुर जिले की तहसील लूणी तहसील के गांव खेजड़ली कला में, खेजड़ली गांव में खेजड़ली शहीदी राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान, खेजड़ली शहीदी राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान के लिए 4.1 एकड़ भूमि स्टाम्प शुल्क मुक्त की है। खेजड़ली शहीदी राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान के लिए 4.1 एकड़ भूमि है वो स्टाम्प शुल्क मुक्त है वो उपलब्ध करवाई है। पर्यटन विभाग प्रदेश की संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय वार्षिक विश्व सूफी संगीत समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? अजमेर में, ये जयपुर में आयोजित हुआ है, जिसका नाम है जहां एक खुसरो का आयोजन अल्बर्ट हॉल जयपुर में किया गया। क्या है वापस देखते हैं एक बार। पर्यटन विभाग ने एक कार्यक्रम चलाया है। कार्यक्रम का क्या कार्यक्रम है? संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए एक 2 दिवसीय कार्यक्रम था, वार्षिक कार्यक्रम था विश्व सूफी संगीत समारोह। क्या है? विश्व सूफी संगीत समारोह, जिसका नाम था जहां एक खुसरो। विश्व सूफी संगीत समारोह था जहां एक खुसरो नाम का। ये अल्बर्ट हॉल जयपुर में आयोजित हुआ है, 2 दिवसीय कार्यक्रम था जहां एक खुसरो, विश्व सूफी संगीत कार्यक्रम है। रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य से लाए गए एक रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य से T110 बाघ का नाम है T110 को मुकुंदरा में शिफ्ट किया गया है, जिसका नाम था T110। रणथंभौर में जिसका T110 नाम था, मुकुंदरा में शिफ्ट करने के बाद इसका नया नाम हो गया MT5 इसका नया नाम हो गया। रणथंभौर से मुकुंदरा में एक बाघ को ट्रांसफर किया गया है। रणथंभौर में था उस समय इसका नाम था T110, मुकुंदरा में आने के बाद में MT5 इसका नाम हो गया है। बाड़मेर के लूण सिंह भाटी अंडर 17 हॉकी टीम में राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। बाड़मेर के लूण सिंह भाटी का अंडर 17 की हॉकी टीम में, राष्ट्रीय स्तर की हॉकी टीम में इनका चयन हुआ है। फिर बात करते हैं जयपुर का 295वां स्थापना दिवस मनाया गया। जयपुर का अब की बार कितनावां स्थापना दिवस मनाया गया? 18 नवंबर 2022 को, तो 295वां स्थापना दिवस मनाया गया। राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय का में संविधान पार्क का लोकार्पण किया है। ठीक है, राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण और महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का शिलान्यास किया है राज्यपाल ने। जयपुर मूल के फिल्म निर्माता और निर्देशक केसी बोकाडिया को चौथे दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड है वो फिल्म्स 2022 मुंबई में ये अवार्ड दिया गया इनको। जयपुर के मूल रूप से जयपुर के हैं फिल्म निर्माता एवं निर्देशक केसी बोकाडिया को चौथे दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स 2022 मुंबई में ये अवार्ड इन्हें दिया गया। अवार्ड का नाम है, कौन सा अवार्ड है? चौथा है ये, दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स 2022 किसे दिया गया? जयपुर के मूल रूप से जयपुर के हैं फिल्म निर्माता एवं निर्देशक केसी बोकाडिया को। 67वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ भरतपुर की मेजबानी में हुआ है। तो नेक्स्ट आगे बढ़े। राज्य सरकार के कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग की ओर से जयपुर में 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन बिड़ला ऑडिटोरियम में हुआ है। रोजगार मेला आयोजित हुआ है जयपुर में 2 दिवसीय।
नेक्स्ट आगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी राजस्थान द्वारा पंडित नेहरू बाल सप्ताह का आयोजन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी राजस्थान के द्वारा पंडित नेहरू बाल सप्ताह का आयोजन है वो 14 से 20 नवंबर 2022 को आयोजित हुआ है। पंडित नेहरू बाल सप्ताह का आयोजन हुआ है। पंडित नेहरू के नाम का एक बाल सप्ताह है, चाचा नेहरू के नाम पर बाल सप्ताह है। तो 14 नवंबर से 20 नवंबर ना, 14 नवंबर बाल दिवस है ना, तो चाचा नेहरू का जन्म दिवस उस दिन को 14 से 20 नवंबर ये पंडित नेहरू बाल सप्ताह के रूप में मनाया गया। और इस अकादमी के अध्यक्ष है वो इकराम राजस्थानी है। कौन सी अकादमी? कौन सी अकादमी? बाल साहित्य अकादमी, पंडित नेहरू बाल साहित्य अकादमी राजस्थान है, इसके अध्यक्ष है इकराम राजस्थानी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित। डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित को उनकी आलोचना करती राजस्थानी साहित्य सौरभ के लिए 29वें गौरी शंकर कमलेश भाषा साहित्य पुरस्कार है वो दिया गया। किसे दिया गया? गजेश सिंह राजपुरोहित को दिया गया। कौन सा पुरस्कार है? गजेश सिंह राजपुरोहित को कौन सा पुरस्कार मिला है? राजस्थान, इनकी काव्य कृति कौन सी है? राजस्थानी साहित्य सौरभ। किसकी पुस्तक है ये? काव्य कृति गजेंद्र सिंह राजपुरोहित की है। काव्य कृति का नाम है राजस्थानी साहित्य सौरभ, राजस्थानी साहित्य सौरभ। इसके लिए 29वां गौरी शंकर कमलेश भाषा साहित्य पुरस्कार दिया गया। गौरी शंकर कमलेश भाषा साहित्य पुरस्कार दिया गया इन्हें, गजेश सिंह राजपुरोहित को। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कला की पहल पर प्रदेश के राजकीय विद्यालय में चेस इन स्कूल कार्यक्रम शुरू किया गया है। शिक्षा मंत्री बी.डी. कला की पहल पर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम शुरू किया गया है। चेस इन स्कूल कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है। कौन सा कार्यक्रम है? चेस इन स्कूल। चेस इन स्कूल कार्यक्रम ये बीकानेर में शुरू किया था इन्होंने। ये कहां पर किया गया? चेस इन स्कूल कार्यक्रम कहां पर शुरू किया है बी.डी. कला ने? ये क्या है? बीकानेर में। बीकानेर में ये कार्यक्रम शुरू किया है। किसने? तो बी.डी. कला ने ये शुरू किया है राजकीय विद्यालयों में। और किस दिन? जिसके तहत 9 बैग डे के दौरान, 9 बैग डे सैटरडे को होता है, उस दिन बच्चे हैं वो शतरंज खेलेंगे। स्कूल में बच्चे हैं वो शतरंज खेलेंगे 9 बैग डे के दिन। ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट आगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर स्थित संरक्षित स्मारक मचकुंड तीर्थ है ना, धौलपुर में एक मचकुंड तीर्थ है, आपको पता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर के एक स्थल है, स्मारक है मचकुंड तीर्थ और पुरानी छावनी के संपूर्ण संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्यों के लिए 10.04 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं मचकुंड धौलपुर के लिए। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में छोटी काशी, हाड़ौती क्षेत्र में छोटी काशी के नाम से विख्यात, बूंदी में छोटी काशी के नाम से विख्यात कौन सा स्थान है? बूंदी में बूंदी महोत्सव का आयोजन है वो किया गया। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र की छोटी काशी के नाम से, राजस्थान में छोटी काशी के नाम से विख्यात है बूंदी। यहाँ पर बूंदी महोत्सव का आयोजन है वो किया गया। ये बूंदी महोत्सव कितनवा था? ये 26वां बूंदी महोत्सव आयोजन हुआ है। बूंदी महोत्सव 26वां आयोजन हुआ है। उमेश मिश्रा, कौन है उमेश मिश्रा? राजस्थान के 35वें पुलिस महानिदेशक, डीजीपी है ना। राजस्थान के 35वें पुलिस महानिदेशक बने हैं, राजस्थान पुलिस बल के प्रमुख बने हैं, 35वें पुलिस महानिदेशक बने हैं उमेश मिश्रा। और नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय संगीत अकादमी, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी की ओर से जोधपुर के रंगकर्मी आशीष देवचारण, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी जो दिल्ली की है, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी दिल्ली की ओर से जोधपुर के रंगकर्मी हैं आशीष देवचारण को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी है नई दिल्ली में, उसके द्वारा जोधपुर के एक रंगकर्मी है आशीष देवचारण, आशीष देवचारण को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इसी के साथ नवंबर का राजस्थान का करंट अफेयर्स अपन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। फिर
दिसंबर के करंट के साथ मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।